नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम ट्रैक कर रहे हैं आपके लिए उन खबरों को जो दिन भर में होंगी डेवलप। तो आइए सीधे रुक करते हैं आज के एजेंडे का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंचा। प्रधानमंत्री आज राज्य के चुनावी दौरे पर। प्रधानमंत्री की चित्रदुर्ग, विजयनगर, सिंधनूर में रैलियां, कलबुर्गी में रोड शो। कर्नाटक के चुनावी घमासान में आज गृह मंत्री अमित शाह भी ठोकेंगे ताल। रैलियां और रोड शो कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे जन समर्थन। वहीं कांग्रेस और जेडीएस समेत सभी दलों के स्टार प्रचारक भी जमकर कर रहे हैं प्रचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 50 दिन पहले आयुष मंत्रालय ने जयपुर में योग महोत्सव का किया आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री समेत करीब 20,000 लोगों ने एक साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। और संकटग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों के निकासी के लिए ऑपरेशन कावेरी युद्ध स्तर पर जारी। जेद्दा से 231 भारतीय प्रवासियों को लेकर 10वीं आउटबाउंड फ्लाइट अहमदाबाद के रास्ते में। वहीं भारतीय वायुसेना की विशेष फ्लाइट से भारतीय नागरिकों का 17वां जत्था सोमवार को पोर्ट सुदान जेद्दा पहुंचा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के एजेंडे में कर्नाटक के चुनावी समर से जुड़ी हुई। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। राज्य में 10 मई को मतदान होना है। प्रधानमंत्री आज राज्य में 3 चुनावी जनसभाएं और एक रोड शो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री चित्रदुर्ग, होसपेट और सिंधनूर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा सुबह 11 बजे करीब चित्रदुर्ग में होनी है। वहीं प्रधानमंत्री होसपेट में दोपहर 1 बजे और इसके बाद 2:45 बजे सिंधनूर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा वो देर शाम कलबुर्गी में रोड शो भी करेंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार अंतिम चरण में है। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज मैसूरू जिले के वरुणा विधानसभा सीट के सुतूरू और चामराजनगर के कोलेगल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट इलाके में एक रोड शो करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक के तीर्थहल्ली, हासन के हरिहर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी आज चिकमंगलुरु में रोड शो करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मांड्या में एक जनसभा को संबोधित करेंगी और इसके अलावा वो चिंतामणि, होजाकोटे और सीवी रमन नगर में रोड शो करेंगी। वहीं जनता दल एस, आम आदमी पार्टी के नेता भी चुनाव के मद्देनजर जमकर प्रचार कर रहे हैं। और कर्नाटक के चुनावी समर की अगर हम बात करें, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज होसपेट कर्नाटक से जुड़ रहे हैं। धीरज, जिस तरह से लगातार हमने ये माना है कि दक्षिण में कर्नाटक अकेला राज्य है जहां भाजपा की सरकार है, लेकिन लंबे समय से यहां पर सरकार बदलने का रिवाज रहा है। आज क्योंकि प्रधानमंत्री की भी चुनावी जनसभाएं हैं, किस तरह का माहौल आप देखते हैं? जिस तरह से कल दृष्टि पत्र जारी किया गया है जिसमें यूसीसी लागू करने की बात कही गई है। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी जबकि प्रधानमंत्री 11 बजे चित्रदुर्ग आएंगे और
मैं यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और हॉस्पिटल में 1 बजे के करीब प्रधानमंत्री की जो जनसभा होगी, रैली होगी, और उस रैली के लिए जो तमाम जो तैयारी है वो तैयारी पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे के स्टेज सजा हुआ है, लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है वो बनाई गई है, और ऐसा अनुमान किया गया है कि कम से कम 8 से 9 विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और जहाँ तक आपने घोषणा पत्र की बात करी, तो कल भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया और वो अपने घोषणा पत्र में जो बुनियादी सवाल हैं, जो बुनियादी विकास के जो मुद्दे हैं उसको उन्होंने रखा, और जो आधी आबादी को कैसे सशक्त और मजबूत बनाया जाए उसकी बात उन्होंने की, और उसके लिए उन्होंने कई घोषणाएं भी की। और जो युवा जो हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इस साल लगभग 9,17,000 युवा वोटर्स जो 18 साल की उम्र के इस बार हो चुके हैं, उनको कैसे रिझाया जाए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, और उन युवा कैसे आगे बढ़कर देश हित में कार्य करें, राष्ट्र निर्माण में कार्य करें, तो युवाओं को भी रिझाने की जो बात है वो की गई है। और जो सबसे अहम बात है वो बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और जो घोषणा पत्र है उसमें उसकी भी चर्चा की गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे वो काम करेगी। तो उनका जो घोषणा पत्र है उसको कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाजपा के अगले 5 साल का विकास पत्र उसको हम कह सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने उस घोषणा पत्र को प्रजा की आवाज़ बताया था, जनता की आवाज़, कल जो सभा हुई थी, कल जो घोषणा पत्र जारी हुई थी, तो उस घोषणा पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर यह कहा था कि देखिए, ये घोषणा पत्र मैं जनता के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, ये जनता की आवाज़ है, प्रजा की आवाज़ है, और इसको हमने वेबसाइट के जरिए जो 224 विधानसभा क्षेत्र से QR कोड के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए हमने जनता की राय मांगी है, और जनता ने जो हमें राय दी है उसके राय के आधार पे हमने ये घोषणा पत्र तैयार की है। जहाँ तक जनसभाओं की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जनसभा में आज जैसे उनकी 3 रैली है, उसके बाद उनका रोड शो है, एक लगातार जो कैसे यहाँ की जनता को अपने बल पे, अपने आत्मबल पे जनता को अपनी तरफ खींचा जाए, जिस कला में वो माहिर हैं, इसलिए वो लगातार यहाँ पे रैलियां करते हैं। धीरज, और सबसे अच्छी बात है आंचल की, जब वो रैलियां करते हैं प्रधानमंत्री, हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए, कहिए। हाँ, जो सबसे अहम बात है आंचल की, जब प्रधानमंत्री किसी जनसभा में आते हैं तो लोगों का एक जो विश्वास है वो विश्वास उनके साथ जुड़ता है, क्योंकि जब वो सभा में आते हैं तो हर सभाओं में एक बात पे वो जरूर देते हैं कि देखिए, जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की जहाँ जहाँ भी सरकार बनी है, उस राज्य ने तेजी गति से विकास किया है। जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाओं का उन्हें सीधे तौर पे लाभ मिला है। समाज के अंतिम पायदान तक के जो व्यक्ति हैं उनके लिए कैसे बेहतर सुविधाएं बने, चाहे बिजली की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, ये सब बातें हमने कल जिस तरह से जब दृष्टि पत्र को जारी किया गया था, धीरज, हमने देखा था कि तमाम कल्याणकारी योजना, जिसमें FDI का जिक्र JP नड्डा ने किया था, विकास से जुड़े तमाम जो स्टार्टअप्स वहां पर लगाए गए उसका जिक्र भी किया था। ये तो बात हुई भाजपा के मैनिफेस्टो की, लेकिन जब शेयर और मात का खेल होता है ना, तो दूसरी पारी में जो टीममेट होते हैं उनको भी खेलने का अधिकार है। ऐसे में आज कांग्रेस पार्टी भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। किस तरह की उम्मीद लगाकर बैठी है जनता उनके मैनिफेस्टो से? क्या कुछ तोड़ निकालेंगे वो, क्योंकि बहुत अहम बातें दृष्टि पत्र में कही गई हैं भाजपा द्वारा। देखिए आंचल जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि विपक्ष को भी तो उनकी भी आवाज़ उठनी चाहिए, उनकी भी आवाज़ जनता तक जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किस आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, ये एक अहम सवाल होता है, एक अहम मुद्दा होता है, जिसका कि कल जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने किया। जैसा कि ऐसा कहा जा रहा है, ये अनुमान है कि जो कांग्रेस पार्टी कर रही है कि हम राज्य में प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट की जो बिजली फ्री हम हर परिवार को देंगे। जैसा कि ऐसा अनुमान, ऐसा जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि हर ग्रेजुएट को वो 3,000 रुपये पर महीना देंगे पढ़ने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट को 1,500 रुपया देंगे। तो इस तरीके की जो स्कीम है, इस तरीके की स्कीम जनता द्वारा ली गई स्कीम नहीं है, जनता द्वारा लिया गया ये स्कीम नहीं है। ये
आप चुनाव जीतने के लिए अपने घोषणा पत्र को जनता के सामने लाते हैं। आपने ये राय जनता से नहीं ली है। और क्या ये संभव है कि जो प्रदेश के जो हर युवा हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनको 3,000 रुपये महीने अगर दिया जाए तो क्या जो यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है, तो मैनिफेस्टो है ना, हमेशा से सच नहीं होता कि मैनिफेस्टो में जो कहा जाए वो पूरा हो। बहुत संक्षिप्त में मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि लगातार भाजपा ने कहा कि वो बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में या अगुवाई में चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जो उम्मीदवार अभी तो घोषित नहीं किया गया, तो क्योंकि घोषणाओं का सिलसिला चल रहा है, मैनिफेस्टो घोषित हो रहा है, तो कोई चौंकाने वाला मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है भाजपा? देखिए, ये अक्सर होता है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, उस विधानसभा चुनाव में निश्चित नहीं होता है कि सब पहले मुख्यमंत्री की घोषणा की जाए। हालांकि जो अभी जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यकाल उतना खराब नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनको अंतिम समय में ये जिम्मेवारी मिली थी। और ये हम जान सकते हैं कि अंतिम समय में येदियुरप्पा को हटाकर जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो पार्टी बिना किसी सोच समझ के तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। और अंतिम समय में येदियुरप्पा जैसे महारथी नेता को, जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है, येदियुरप्पा के बारे में कर्नाटक में कहा जाता है कि ही इज मैन ऑफ वर्ड्स, इतना मजबूत जनाधार वाला नेता, और उनको हटाकर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाती है तो वो जरूर कहीं ना कहीं उनके पैरेलल के नेता हैं। और जो बीते 1-1.5 साल में जो कर्नाटक में जो विकास का कार्य हुआ है, जो मुद्दे सुलझाए गए हैं, या विवादों से परे सरकार को रखा गया है, या हम कह सकते हैं जो करप्शन के मुद्दे, पुराने जो मुद्दे थे, उस करप्शन के मुद्दे कर्नाटक का चुनावी घमासान जो है ये बहुत दिलचस्प है। इस पर लगातार दोबारा इनको बिल्कुल लगातार इस पर चर्चा रहेगी। हमेशा हमारी कोशिश है कि नया सवेरा तमाम बुलेटिन में आपसे बात करें, लेकिन फिलहाल आज के एजेंडे में समय कम है, लेकिन इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरज। तो जिस तरह से कर्नाटक का रन जारी है, तो आज कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर सकती है। देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या कुछ अहम पॉइंटर्स रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं योग से जुड़ी हुई। आयुष मंत्रालय ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज जयपुर में योग महोत्सव का आयोजन किया। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन बाकी रहने पर हुआ। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत कार्यरत स्वायत्त संस्था मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के सहयोग के साथ राजस्थान सरकार, स्थानीय अधिकारियों और योग से जुड़े स्थानीय संस्थानों के सक्रिय सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज होने वाले कार्यक्रम में करीब 20,000 लोग एक साथ सामूहिक योगाभ्यास उन्होंने किया है। और इस कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगले 21 जून को 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे योगा हम सफलपूर्वक मनाने जा रहा है। तो इसकी तैयारी के लिए आज हम लोगों ने अलग अलग काउंटडाउन प्रोग्राम शुरू की है। 100 डेज, 75 डेज, 50 डेज और 25 डेज। तो आज 58 काउंटडाउन प्रोग्राम अब राजस्थान की धरती पे आप लोगों को सहयोग की वजह से संभव हुई है। और आज इस कार्यक्रम के लिए हमें जो सहयोग आप लोगों से मिले है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस तरह से बात करते कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया। इसलिए चलते हैं और देखते हैं कि उनके मैनिफेस्टो रिलीज पर कौन कौन मौजूद है। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो पार्टी अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो मौजूद हैं, साथ ही अन्य गणमान्य जो पार्टी से जुड़े लोग हैं वो भी आज जिस तरह से कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज किया जा रहा है इस पर मौजूद है। और जिस तरह से हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसमें इस चुनावी रण में कमान संभाली हुई है और लगातार वो ಹಲೋ ನೋ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ
ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ तो हमने देखा जो गणमान्य हैं पार्टी से जुड़े मल्लिकार्जुन खड़गे को हमने देखा, साथ ही साथ वहाँ पर जो तमाम लोग हैं कर्नाटक की राजनीति से जुड़े हुए उनके मौजूदगी में रिलीज किया गया है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। और इस तरह से वापस सब योग की बात करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में योग से जुड़े जो कार्यक्रम हैं वो चलाए जाएंगे। अब 50 दिन की भी कम दूरी रह गई है जब हम योग दिवस का जिक्र करते हैं, और इस तरह का कार्यक्रम आज जयपुर में चलाया गया। इसी पर बात करने के लिए मुरारी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मुरारी, जिस तरह से आयुष मंत्रालय ने लगातार ये कहा कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इस तरह के योग के प्रचार प्रसार से, तो इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं पर्यटन के लिहाज से जब हम बात करते हैं रोजगार के मोर्चे और स्वस्थ बनाने के लिए, जिस तरह से हमने देखा कई हजार लोगों ने आज सामूहिक योग किया, उस दिशा में मार्ग प्रशस्त करता हुआ। बिल्कुल अचल, आपने ठीक कहा। आज जिस तरह 50 डे काउंटडाउन का आयोजन जयपुर के भवानी निकेतन शिक्षा संस्थान में किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया और 45 मिनट का लगभग योग प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। जहाँ तक पर्यटन की बात है तो राजस्थान में जो योग से जुड़ा हुआ पर्यटन है बहुत पहले से समृद्ध है। लोग विदेश से जो लोग हैं जो आते हैं, यहाँ बहुत सारी संस्था हैं जो योग का प्रशिक्षण देती हैं और बड़ा कैंप यहाँ करवाती हैं। जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, कल उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम आयुष ग्राम की योजना बना रहे हैं, जिसके माध्यम से 2-3 जो गांव हैं उनको इकट्ठा करके एक आयुष ग्राम का निर्माण किया जाएगा, जहां पर योग प्रशिक्षण और दिया जाएगा और लोग योग प्रशिक्षक तैयार किए जाएंगे, जिसके माध्यम से जो बाहर से राजस्थान में जो पर्यटक आता है उनको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, उसका विकास होगा। और इसके प्रचार प्रसार के लिए उनको कहना था कि जो कम्युनिटी रेडियो है और ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन है उनके माध्यम से इसका उपयोग किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजस्थान में तेजी से जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए दिशा में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट, बहुत सहयोग जो राजस्थान में पर्यटन है उसको मिलने वाला है यहाँ पर। और जिस तरह से जो आयुष मंत्री हैं उन्होंने कहा कि 2 लाख से ज्यादा गांवों में योग की ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रत्येक राज्य में आयुष ग्राम के माध्यम से ग्रामीण आबादी को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें योग जो प्रशिक्षण से जुड़े लोग हैं उनकी नियुक्ति होगी ताकि हर संभव प्रयास किया जाए इसे घर घर तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। अभी जैसे कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनमें भी उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि राजस्थान में चूंकि आयुष और योग से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पहले से मौजूद है, यहाँ पर अगर बात करें तो राजस्थान में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं लगभग हर शिक्षण संस्थान में योग से जुड़ा एक संस्थान है, वहाँ पर टीचर हैं, फैकल्टी है और बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं योग का वो अध्ययन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो मुहिम है उससे राजस्थान में योग को बढ़ावा निश्चित रूप से मिला है। और जिस तरह चूँकि 50 डे काउंटडाउन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट राजस्थान में हुआ है, तो इससे भी केंद्रीय मंत्री जी का कहना था कि कि राजस्थान में जो ग्रामीण टूरिज्म है, जो पर्यटन वैल्यू मेडिकल पर्यटन है उसको बढ़ावा जरूर मिलेगा। और साथ ही लगातार हम ये भी मान रहे हैं कि राज्य सरकार को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने लगभग 230 करोड़ रुपए जारी किए हैं ताकि योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए तमाम ये जो कोशिशें की जा रही हैं उनको सफल बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो योगा को लेकर जिस तरह से मिशन मोड में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसी तरह ऑपरेशन कावेरी की अगर मैं बात करूं तो उसके तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी मिशन मोड में जारी है। जी हां, जेद्दा से 10वीं आउटबाउंड उड़ान के जरिए 231 लोगों को विमान से अहमदाबाद लाया जा रहा है। इससे पहले कल पोर्ट सुडान से वायुसेना के 2 विमानों के जरिए 257 फंसे भारतीयों को जेद्दा लाया गया था। तो जेद्दा से 231 लोगों को विमान से अहमदाबाद लाया गया और अभी हालात जो सूडान में हैं वो मुश्किल हालात हैं, कभी भी कहीं से, क्योंकि संघर्ष विराम का वहां पर पालन नहीं हो रहा है, उस लिहाज से स्थिति वहां पर तनावपूर्ण, संकटपूर्ण और लोगों के लिए
पोर्ट तक पहुंचना, उसमें घंटे काफ़ी समय लगता है। कैसे विदेश मंत्रालय ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए और विदेश मंत्रालय ने जो हेल्पलाइन चलाई है उसके ज़रिए लोग कांटेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर एम्बेसी को, और लगातार ये जो स्वदेश वापसी है वो भारतीयों की जारी है। तो ऑपरेशन कावेरी के तहत फंसे हुए भारतीयों की स्वदेश वापसी लगातार मिशन मोड में चलाई जा रही है। तो ये भारत के लिए पहली बार नहीं है। हम जानते हैं इससे पहले ऑपरेशन गंगा, जिसमें यूक्रेन में फंसे जो तमाम MBBS से जुड़े भारतीय छात्र थे, आप देखिए कितनी संजीदगी, संवेदनशीलता और तत्परता से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। हमने देखा था कि तमाम जो मंत्री थे वो उसमें शामिल थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेघना जुड़ी है। मेघना, भारत के लिए नया नहीं है इस तरह से इन प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं उनमें इस तरह के मिशंस को चलाना और फिर लोगों की सकुशल वापसी। हम ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में जानते हैं, हाल ही का ऑपरेशन गंगा है और साथ ही साथ ऑपरेशन कावेरी। लेकिन ऑपरेशन कावेरी कितना अलग है, क्योंकि जब हमने लोगों से उनकी बात सुनी, आप लोगों के जरिए समझा कि पोर्ट तक पहुंचने का रास्ता लंबा है और कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है, उसको सुगम बनाने के लिए किस तरह से और कार्य कर रहा है विदेश मंत्रालय? अगर देखें तो सबसे पहले ही विदेश मंत्रालय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो अगर हम देखें तो वहां की जो एम्बेसी है, खार्तूम में जो भारतीय एम्बेसी है, उसने जो व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम से ना एक कम्युनिकेशन स्थापित किया था भारतीयों के साथ जो सूडान में रह रहे थे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वहां का जो रास्ता है, हम जानते हैं लगातार गोलीबारी बमबारी हो रही है। खासतौर पर ये भी कई लोगों ने जो यहाँ पर आए, उन कई लोगों ने ये भी बात बताई कि किस तरीके से अभी भी वहां पर लूट हो रही है, घरों में घुस के लूटपाट हो रही है, वहां पर खाने पीने की भी दिक्कतें हैं। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो और भी कई मुश्किलों का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। वहां पोर्ट तक पहुंचने के लिए भी बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कह रहे थे कि किस तरीके से वो पोर्ट तक बहुत मुश्किलों के बाद पहुंचे हैं। हालांकि एक ये चीज है कि लगातार एम्बेसी के साथ संपर्क में हैं लोग, जिसके कारण उनके लिए कब उन्हें निकलना है, कब जाते ही उन्हें वहां से जहाज मिल जाएगा, जाते ही वहां से वो इवैक्यूएट हो सकेंगे, ये सभी जो चीजें हैं वो कम्युनिकेशन के द्वारा उनके लिए थोड़ी परिस्थिति को बेहतर बना रही है। दूसरी बात, अगर जिस तरीके से आंचल आपने कहा, अफगानिस्तान से जब हमने मेघना, आपसे बाद में बात करूंगी क्योंकि हमने दर्शकों को लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, क्या कुछ कहने वाले हैं कर्नाटक की जनता से, एक बार सुनते हैं, आपके पास वापस आएंगे। ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಡವರು, ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ 4ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 5ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ. ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ, ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೌಕರಿಗಾಗಿ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಮಕೂರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಕೂಲಿಕಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ಇದು
5ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ 5ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಂದ್ರೆ तो खड़गे की साख और विपक्ष की धाक, क्योंकि कर्नाटक से ही आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और साफ तौर पर कोशिश ये है कि किस तरह से इसका फायदा कांग्रेस ले पाए। और वो स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे, इसलिए लगातार जब हमने चुनावी कैंपेन्स में खड़गे का बहुत एक आक्रामक रूप देखा है और लगातार उनकी कोशिश है कि अगर ये वो चुनाव जीतने की जो वो कवायद कर रहे हैं तो खाली विधानसभा चुनाव नहीं, 2024 की जमीन तैयार करना चाहते हैं। और किस तरह से, क्योंकि वहां पर जातिगत समीकरण बहुत अहम है। जब हम लिंगायत की बात करते हैं, मुक्कालिगा की बात करते हैं, हम बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, तो इन तमाम समीकरणों में किस तरह से अपने जो हित है वो साधने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी। तमाम चुनावी रैली हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी चुनावी समर में कूद गई हैं, राहुल गांधी जगह जगह चुनावी रैली कर रहे हैं, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाली हुई है। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार जब मतदाता वोट करता है तो क्या वोटिंग परसेंटेज में भी ये सब कुछ झलकता है या नहीं। तो फिलहाल आज के दिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।